हम लोग वीडियो के इस भाग में बात करेंगे सीपीसी के आदेश 32 से लेकर 39 तक के बारे में। आदेश 32 क्या कहती है? आदेश 32 में ये है कि अवयस्क या विकृत व्यक्ति द्वारा वाद या उसके विरुद्ध वाद। यदि वादी अवयस्क है तो वाद तो ला नहीं सकता, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? वाद मित्र की तरफ से वाद लाएगा। और मान लेते हैं यदि प्रतिवादी अवयस्क है तो प्रतिवादी अवयस्क तो क्या होगा? उसके लिए कौन लड़ेगा? जो लड़ेगा उसे कहेंगे हम लोग वादार्थ संरक्षक। आदेश 32 नियम 1 क्या कहती है? अवयस्क वाद नहीं ला सकता। अवयस्क की तरफ से यदि वाद लाना है तो वाद मित्र की द्वारा ही लाया जाएगा। आदेश 32 नियम 2 में क्या कह दिया गया? यदि अवयस्क की तरफ से कोई वाद लाया है और वाद मित्र नहीं है और प्रतिवादी ने कह दिया कि सर ये तो वाद मित्र वादी अवयस्क है और प्लीडर बात कैसे लेके आया, तो इसको फाइल से निकाल दिया जाएगा और प्लीडर से खर्चे ले लिए जाएंगे। आदेश 32 नियम 3 में क्या कहा गया है? जब न्यायालय को प्रतीत होता है कि प्रतिवादी अवयस्क है तो स्वाविवेक से या किसी के आवेदन पर उसकी ओर से वादार्थ संरक्षक नियुक्त कर दिया जाएगा। जब वादार्थ संरक्षक नियुक्त किया जाएगा तो वादार्थ संरक्षक न्यायालय के आदेश पे फिर वो अपने शपथ पत्र देगा। शपथ पत्र के आधार पर वो क्या करेगा? एक दे देगा और नियुक्त हो जाएगा। अब वही मुकदमा लड़ेगा कहाँ तक? शुरू से लेके अंत तक, डिग्री के निष्पादन तक। मतलब कुल मिला के कहने का तात्पर्य क्या हुआ? आदेश 32 नियम 3 में क्या है? वादार्थ संरक्षक के बारे में बात है। आवेदन पर भी न्यायालय स्वविवेक से भी किसी को क्या कर सकती है? वादार्थ संरक्षक नियुक्त करेगी। और जिसको भी वादार्थ संरक्षक नियुक्त करेगी उसको अपनी लिखित सहमत देनी होगी। यदि कलाकारी करेगा तो हटाया भी जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आदेश 32 में इंपॉर्टेंट धारा है आदेश 32 नियम 7। आदेश 32 नियम 7 में क्या कहा गया है? वाद मित्र और वादार्थ संरक्षक कोई भी बिना न्यायालय की अनुमति से समझौता नहीं करेगा। मतलब वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक कोई समझौता करना चाहते हैं वादी से या प्रतिवादी से तो न्यायालय की इजाजत से करेंगे। और जो समझौता करना चाहता है वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक वो शपथ पत्र पे लिख के देगा कि ये जो समझौता हो रहा है वादी या वादार्थ संरक्षक के हित में है। और यदि न्यायालय की अनुमति से कोई न्यायालय की अनुमति के बिना यदि वादी वादार्थ संरक्षक या कह सकते हो वादार्थ संरक्षक करता है या फिर वाद मित्र वाद लाता है या समझौता करता है तो ऐसा आदेश या निर्णय क्या हो जाएगा? शून्य करणीय हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक समझौता लाते हैं, समझौता करते हैं एक दूसरे से किसी से भी और न्यायालय की अनुमति नहीं लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? ऐसा निर्णय शून्य करणीय हो जाएगा। और जब भी समझौता करेंगे तो जो समझौता करना चाहता है वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक तो लिखित शपथ पत्र पर लिख के देगा कि ये वादी या प्रतिवादी के फायदे के लिए है। और आदेश 32 नियम 9 इनको हटाया जा सकता है। वाद मित्र का हटाया जाना, यदि वो उसके हित के प्रतिकूल काम कर रहे हैं तो हटाया जा सकता है। इसका सार क्या है? आदेश 32 का यदि वादी अवयस्क है तो वाद मित्र की सहायता से, यदि प्रतिवादी अवयस्क है तो वादार्थ संरक्षक से मुकदमा चलेगा। दोनों कब तक रहेंगे? जब तक कि निष्पादन नहीं हो जाता है। और जब वादार्थ संरक्षक या वादार्थ संरक्षक नियुक्त किया जाएगा तो उसकी सहमत दी जाएगी। सहमत देगा, वयस्क होना चाहिए, विकृत नहीं होना चाहिए, ठीक है, साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए और लिखित स्वीकृति देगा तभी नियुक्त किया जाएगा। गलती करेगा तो हटाया जाएगा। अब आते हैं 32 का कुटुंब के बारे में। मतलब क्या है ये? कुटुंब को समझ रखने वाले संबंधित बात।
तो 32 का में तो एक तो 32 आदेश 32 का नियम 2, जो कार्रवाई होगी वो बंद कमरे में होगी, ये कर लीजिए याद। फिर इम्पॉर्टेंट है, मेंस में आया भी है, आदेश 32 नियम, आदेश 32 का नियम 6, कुटुंब का अर्थ क्या है। तो कुटुंब का अर्थ बता देते हैं आपको। कुटुंब का अर्थ है पति और पत्नी जो एक साथ रहते हों, बालक जो उनकी संतान है और पति पत्नी के साथ रहता हो, कोई भी बालक, ऐसे पति पत्नी जिनका जो उनका भरण पोषण करते हों, वो कुटुंब के सदस्य हैं। और कोई पति जिसकी पत्नी ना हो या पत्नी है उससे अलग रहती हो, उसकी संतान हो या कोई बालक जो उसका भरण पोषण करता हो, कुटुंब हो जाएगा। इसी प्रकार कोई स्त्री जिसका पति ना हो, पति हो उससे अलग रहता हो, उसकी संतान हो या कोई बालक हो, उसका भरण पोषण उसके द्वारा किया जा रहा है, या कुटुंब के और हैं नातेदार, भाई बहन रिश्तेदार जो भी हैं, वो कुटुंब के अंतर्गत आते हैं। ये मेंस में आता है क्वेश्चन, आदेश 32 का नियम 6। फिर आते हैं हम लोग आदेश 33, निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब निर्धन व्यक्ति है कोई, तो कैसे मानेगा निर्धन व्यक्ति। आदेश 33 नियम 1, जो वाद पत्र के लिए विधि द्वारा विहित फीस है वो फीस नहीं जमा कर पा रहा है, या जो वाद ला रहा है उसकी पूरी संपत्ति 1000 रुपये से कम है, और वो संपत्ति 1000 रुपये से जो कम है तो पहले ही स्पष्टीकरण में दे दिया गया है, जब वाद दाखिल किया है और जब डिक्री हुई है उसके बीच में यदि कोई पैसा कमाया गया है तो वो भी उसी में जोड़ा जाएगा। अब 1000 रुपये क्या होता है, लेकिन संशोधन नहीं हुआ है तो यही माना जाएगा। तो इस तरह करके कौन निर्धन है, जो वाद पत्र के लिए विहित फीस है उसके पास वो फीस नहीं है, और जहाँ वाद पत्र के लिए कोई फीस नहीं है तो उसकी पूरी संपत्ति 1000 रुपये से अधिक नहीं है। इसका जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आदेश 33 नियम 5, वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। ये प्री और मेंस दोनों में आता है। कब, जब वाद पत्र आदेश 33 2 और 3 के अनुरूप विरचित नहीं किया गया है। एक हो गया। नंबर 2, जहां वादी निर्धन नहीं है, ये बात भी ठीक है। जहां वादी ने 2 महीने पूर्व, यही क्वेश्चन आता है कितने समय पूर्व, 2 महीने पूर्व अपनी सारी संपत्ति इसलिए बेच दी है कि वह निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद ला सके। जहां वाद हेतुकों से लगता है कि वादी निर्धन नहीं है, ठीक है, वादी निर्धन नहीं है, या कह सकते हो कि वाद हेतुक नहीं होता है, जहाँ निर्धन व्यक्ति आवेदन तो करता है लेकिन वाद हेतुक पैदा नहीं हो रहा है, और जहाँ वादी की संपत्ति पर किसी दूसरे व्यक्ति ने हित क्रय कर लिया है, या वाद विधि द्वारा वर्जित है, और लास्ट पॉइंट, वादी ने मुकदमा लड़ने के लिए किसी से वित्त पोषण कर रखा है। ये कंडीशन है। इन कंडीशनों पे निर्धनवाद जो लाया जाएगा उनको नामंजूर कर दिया जाएगा। ठीक, अब जब मंजूर कर लिया जाता है तो प्रतिवादी को उसके प्लीडर, सरकारी प्लीडर को 10 दिन पहले खबर दे दी जाती है आदेश 33 नियम 6 के अनुसार। लेकिन आदेश 33 नियम 5 बहुत ध्यान से रखिएगा। क्या फिर समय बोल दे रहा हूँ, जहाँ वाद पत्र की रचना आदेश 33 नियम 2 और 3 के तहत नहीं की गई है, जहाँ वादी निर्धन नहीं है, जहाँ वादी ने अपनी सारी संपत्ति 2 महीने पूर्व इसलिए बेच रखी है कि निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाया जा सके, जहाँ वादी के वाद से वाद हेतु पैदा नहीं होता है, वाद हेतु दर्शित नहीं होता है, वाद विधि द्वारा वर्जित है, या वादी की संपत्ति पर किसी दूसरे ने अधिकार कर लिया है, क्रय ने, और लास्ट जहाँ वादी ने मुकदमा लड़ने के लिए वित्त पोषण कर रखा है। इसको 2 बार बोलने का कारण मेरा सिर्फ ये है कि इसे आपको याद रखना है। फिर इम्पोर्टेंट है आदेश 33 नियम 10, वादी मुकदमा जीत गया तो जो पूरा खर्च होता है, चाहे जो फीस होती है, वो कौन देगा? तो वादी ही देगा और राज्य उससे वसूल कर लेगा, और इसके अंतर्गत मुकदमे के दौरान वादी ने जो संपत्ति कमाई है या खरीदी है या उसने बनाई है या मिली है, वो सब जोड़ी जाएगी। तो फिर क्या फ़ायदा?
निर्धन बाद लाने से, लेकिन एक सिस्टम है, वो पढ़ना है। फिर इसका जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है, आदेश 33 नियम 18। राज्य सरकार और केंद्र सरकार विधिक रूप से गरीब लोगों की क्या करेगी, सहायता करेगी। उसी तरह हूबहू मैं शब्द बोल देता हूँ, क्योंकि इसमें शब्द इम्पोर्टेंट है। निर्धन व्यक्ति के लिए मुफ्त विधिक सेवाएं, आदेश 33 नियम 18, निर्धन व्यक्तियों के लिए मुफ्त विधिक सेवा। ये बिल्कुल उसी प्रकार है CRPC 304 फ्री लीगल एड के तहत में। फिर आते हैं आदेश 34 में। आदेश 34 में इसको TP एक्ट से जोड़ लीजिए। मोचन के लिए बात, मोचन के लिए प्रारंभिक डिक्री, प्रोबंध के लिए बात, ये सब उसी में है। मोचन के लिए, प्रोबंध के लिए बात है। आदेश 35 में क्या है, इंटरप्लीडर। ये इंटरप्लीडर क्या होता है, ये हमने जब CPC की धारा 88 पढ़ाई थी उसमें हमने दिया है, और प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बता देते हैं। इंटरप्लीडर क्या होता है, वादी प्रतिवादी के बीच न होकर प्रतिवादी प्रतिवादियों के बीच होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई धन संपत्ति या चाहे कोई धन रखा हुआ है, उसके पास संपत्ति रखी हुई है और उसे दो लोग मांग रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एजेंट और अभिकर्ता नहीं आते हैं। अब दो लोग मांग रहे हो, किसको दे? अरे ऐसे मान लीजिए कि पिताजी एक सूद वाले के यहाँ अपना कुछ धन रख गए ब्याज पे, ठीक, और उसके बाद वो नहीं रहे, तो एक लड़का आता है, कहता है वो ब्याज का पूरा पैसा दे दो, मुझे दे दो। दूसरा लड़का आता है, कहता है वो मुझे पूरा दो। अब वो किसको दे? तो सूदखोर क्या करता है, जो सूद पे माल रखता है, वो दोनों पुत्रों पर, उसके जो दोनों पुत्र बार बार उसे पैसा मांग रहे हैं, पूरा नहीं दे दो, उनके खिलाफ बात करता है सरकार न्यायालय में जाके, साहब इनके पिताजी हमारे पास पैसा रख गए थे, इसमें हमारा ब्याज और खर्चे के अलावा कोई हित नहीं है, कि दोनों भाई मांग रहे हैं, हम न्यायालय में जमा करा दे रहे हैं, चाहे जिसको आपको देना हो दे दो, हमारे जिसको देना उससे हमारे खर्चे दिला देना, साहब बस मंजूर कर लेना। न्यायालय कहता ठीक है। न्यायालय की बात कहता तुम्हारा काम खत्म, न्यायालय बुलाना चाहता तो बुला लेगा। ये है इंटरप्रीटर बात। ये 35वें वर्णित है। 36 में विशेष मामले, छोटा सा है, उसमें तो केवल वही देखना है। 36 आपका क्या है, विशेष मामले, और 37 संक्षिप्त प्रक्रिया। ये थोड़ा है, न्यायालय और वादों के आदेश लागू होंगे, मतलब संक्षिप्त प्रक्रिया में मेंस में आया है, न्यायालय और वादों के आदेश लागू होंगे। कहाँ पर? उच्च न्यायालय। न्यायालय और वादों के आदेश कहाँ लागू होंगे? उच्च न्यायालय, नगर सिविल न्यायालय, लघु न्यायालय और अन्य न्यायालय जो उच्च न्यायालय करें, ठीक। ये आदेश 37 नियम 1। अब आदेश 37 नियम 1 का उपनियम 2, मतलब नियम 2 में क्या है कि नियम 1 के अनुसार वाद निम्नलिखित वादों में लागू होंगे। कौन से वादों पे लागू होंगे? का करके दे दिया है, वचन पत्र, विनिमय पत्र, हुंडी। खा में क्या दे दिया है? वादी जहां अपना पैसा प्रतिवादी से प्रतिभूति सहित या रहित वसूलना चाहता है, ठीक बात, प्रतिभूति सहित या रहित वसूलना चाहता है, और किस आधार पर? नंबर 1, लिखित संविदा के आधार पर, या कोई अधिनियमित ऐसी निश्चित राशि जो सस्ती से ऋण से, सस्ती से पेनाल्टी से भिन्न हो, और कोई ऐसा ऋण या परिनिर्धारित जो मूल रूप में हो, ऐसी सिक्योरिटी वसूलना चाहता है। आदेश 33 नियम 1 को बहुत अच्छी तरह याद करिएगा, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा का हिस्सा है। प्री में क्या आता है? संक्षिप्त मतलब संक्षिप्त प्रक्रिया कहाँ होगी? उच्च न्यायालय, नगर सिविल न्यायालय, लघु न्यायालय और अन्य न्यायालय। और ये किन वादों के लिए होगी? ये जो पूरे 1 में है, किन वादों के लिए होगी? तो वचन पत्र, विनिमय पत्र और हुंडी। उसी में और क्या है? जहां वादी प्रतिवादी से अपनी कोई रकम परिनिर्धारित नुकसानी सहित या रहित, परिनिर्धारित नुकसानी में ब्याज सहित या रहित वसूलना चाहता है, और किन आधारों पर? लिखित संविदा के आधारों पर। ऐसी अधिनियमित नियत राशि जो सस्ती से भिन्न हो, और कोई भी ऐसी प्रतिभूति जो ऋण या परिनिर्धारित मूल रूप में हो, वसूलना चाहता है। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है प्रतिवादी के लिए, संजाति तो बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर आदेश 37 नियम 4, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यायालय ने डिक्री दे दी है, क्या उसके बाद आपास्त कर सकता है या निष्पादन रोक सकता है? हाँ, न्यायालय आदेश 37 नियम 4 UPSC में कई बार आया।
आदेश 37 नियम 4 में ये कहा गया है कि न्यायालय देख लेते हैं डिक्री को वापस करने की शक्ति। डिक्री देने के पश्चात न्यायालय डिक्री को वापस कर सकता है या डिक्री के निष्पादन को रोक सकता है यदि उसे प्रतीत होता है ऐसा कुछ हुआ है तो प्रश्न जो बनता है, क्या डिक्री देने के बाद न्यायालय डिक्री को वापस कर सकता है या डिक्री के निष्पादन को रोक सकता है? हाँ, रोक सकता है। कहाँ है वर्णित? आदेश 37 नियम 4 में। और कोई विशेष बात नहीं है। हाँ ठीक है, प्रतिरक्षा करने की इजाजत दी जाएगी। और आते हैं आदेश 38 में। आदेश 38 निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी। ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी आदेश 38 में है। आदेश 39 में अस्थायी व्यादेश हैं और निर्णय से पूर्व कुर्की आदेश 38 के 5 से शुरू होते हैं। ये सारी बातें हमने सीपीसी की धारा 94 अनुपूरक कार्रवाइयों के अंतर्गत पूरी बताई हैं। जो भी देखना चाहे तो प्ले लिस्ट में जाकर पूरा देख सकता है, लेकिन इसका थोड़ा वर्णन यहाँ पर कर देते हैं। आदेश 38 में क्या कहा गया है? आदेश 38 नियम 1 निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी। हम सब जानते हैं कि निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन वादी शपथ पत्र में न्यायालय में ये साबित कर देता है कि प्रतिवादी वादी को संपत्ति से वंचित करने के लिए न्यायालय की अविरत सीमाओं से भागने वाला है, संपत्ति को बैन करने वाला है या बैन कर चुका है या विदेश भाग रहा है। तब न्यायालय कहता है प्रतिवादी से कि आप प्रतिभूति दे दो। आप प्रतिभूति दे देता है, छोड़ दिया जाता है। बाद में प्रतिभूति नहीं देता है तो न्यायालय क्या करेगा कि जो प्रतिभूति नहीं देता है प्रतिवादी, उसे गिरफ्तार करा देगा। और कब तक? जब तक डिक्री का निष्पादन नहीं हो जाता है। परंतु इस धारा के अधीन कोई गिरफ्तारी 3 महीने से अधिक, टाइम 3 महीने ही है, देखे नहीं, सॉरी 6 महीने। इस धारा के तहत कोई गिरफ्तारी 6 महीने से अधिक नहीं होगी। लेकिन यदि राशि 50 रुपए से कम है तो 6 सप्ताह से अधिक नहीं होती। 6 महीने और 6 सप्ताह तक नहीं होगी। मतलब निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी यदि होती है किसी की तो 6 महीने से अधिक नहीं होगी। राशि 50 रुपए से कम है तो 6 सप्ताह से अधिक नहीं होगी। आदेश 38 नियम 5 में क्या दिया है? निर्णय से पूर्व कुर्की। हम तभी जानते हैं निर्णय से पूर्व कुर्की नहीं होती है, लेकिन यदि वादी शपथ पत्र पर साबित कर देता है कि साहब ये तो बेच रहा है, स्थानीय अधिकर्ताओं से सामान हटा रहा है, हटाने वाला है, चयनित कर दिया है, तो न्यायालय से भी प्रतिभूति मांग लेगा, देनी होगी इसको। फिर आदेश 38 में एक इम्पॉर्टेंट है आदेश 38 नियम 13, जिसको ये बहुत आया हुआ है। क्या कहा गया? लघुवाद न्यायालय द्वारा लघुवाद न्यायालय स्थावर संपत्ति को कुर्क नहीं करेगा। आदेश 38 नियम 13 लघुवाद न्यायालय स्थावर संपत्ति को कुर्क नहीं करेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, प्री में कई बार बना है, इसे ध्यान में रखना है। लघुवाद न्यायालय स्थावर संपत्ति को कुर्क नहीं करेगा। अब आदेश 39 अस्थायी व्यादेश और अंतर्वर्ती आदेश। अस्थायी व्यादेश के बारे में हमने सीपीसी की धारा 94 अनुपूरक कार्रवाई में पूरा बता चुके हैं। हल्का सा यहाँ बता देते हैं। जहाँ पर वादी या प्रतिवादी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले हैं या प्रतिवादी लेनदार को कपड़ से वंचित करने के लिए प्रेरित करता है या प्रतिवादी वादी की संपत्ति से बेकब्जा करने की धमकी देता है, तो फिर इसमें मामला होता है कि प्रथम दृष्टा मामला, अपूर्णीय क्षति और सुविधा असुविधा का संतुलन। मतलब प्रथम दृष्टा मामला, अपूर्णीय क्षति, असुविधा और असुविधा के संतुलन का सिद्धांत, ये 3 इम्पॉर्टेंट बिंदु हो जाते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, जो आता है मेंस में, वो आता है कि भाई यदि अस्थायी व्यादेश जारी कर दिया गया तो अस्थायी व्यादेश जारी कर दिया गया तो आदेश 39 नियम 2 का, और मैं क्या कहता है कि वो उसके व्यादेश को भंग करता है, तब क्या होगा? जहाँ अस्थायी व्यादेश दिया गया है वहाँ पर दूसरा पक्षकार उसे भंग करता है, तब क्या दंड मिलेगा? ये कहाँ वर्णित है? आदेश 39 नियम 2 का। कितना मिलेगा? तो आपको बता देते हैं, 3 महीने की कैद हो जाएगी। 3 महीने की कैद हो सकती है उसको, और या तो संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी, बहुत आता है, संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी, 3 महीने की कैद हो जाएगी। इसके अधीन कोई कुर्की 1 वर्ष से अधिक नहीं चलेगी। मतलब 3 चीज़ें, संपत्ति कुर्क हो जाएगी,
या फिर 3 महीने की सिविल जेल हो जाएगी। लेकिन इस धारा के अधीन कोई भी कुर्की 1 वर्ष से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगी। ये 3 पॉइंट याद रखना है आपको, ये बहुत आते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। कुर्की 3 महीने की जेल और इस धारा के अधीन कोई भी कुर्की 3 महीने से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगी। फिर एक धारा और आ जाती है 3 का, जो आवेदन दिया गया है, यदि कोई अस्थायी विदेश के लिए आवेदन लाता है तो 30 दिन के अंदर निपटाया जाएगा। अब अस्थायी विदेश CPC के आदेश 39 के तहत होता है और शाश्वत आदेश SRA के तहत होता है, SRA 38 के तहत होता है। वहाँ पूरा देखना होगा आपको। SRA भी माइनर एक्ट से मिनट करके पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप उसमें देख सकते हैं। और SRA तो 30 मिनट में पूरा एक्ट ही पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब यहाँ पर आदेश 39 में क्या है कि एक उदाहरण के तौर पर बता देते हैं कि अस्थायी विदेश क्या होता है। अब पता लगा कि हमने एक आदमी को खेत दिया कि भाई 1 साल के लिए आप क्या करो कि तुम्हारी खेती के लिए देते हैं। अब वो पूरी ज़मीन ही खोदे डाल रहा है, पूरा मिट्टी निकला डाल रहा है। हम न्यायालय में जाते हैं कि साहब वो तो हमने ज़मीन दिया था 1 साल खेती के लिए और ये क्या कर रहे हैं कि खेत में मिट्टी खुदवा रहे हैं। प्रथम दृष्टा मामला ये दर्शाना है। अपूर्ण इच्छा थी, सुविधा और असुविधा के संतुलन का सिद्धांत। यदि नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक नुकसानी हो जाएगी। इसी को बोलते हैं स्टे, कि भाई अब स्टे लगा दिया गया है, स्टे लगा दिया गया है, कोई पक्षकार नहीं छुएगा, यथास्थिति बनाए रखेंगे। ये हुआ आपका आदेश 39। और कुछ तो अंतर्वर्ती आदेश 94 में बता चुके हैं, इसे दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अब 40 से लेके 51 तक अगले भाग में बनाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा देखें और आगे बढ़ाएं। ये 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ माइंड में आ जाएगी। धन्यवाद।